दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी, चाणक्य की नीति, आर्यभट्ट का जीरो, सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, जैनिज्म, बुद्धिज्म, कामासूत्र, इन सारी चीजों में एक चीज कॉमन है। पता क्या? ये सब चीजें बिहार से ओरिजिनेटेड है। एक टाइम पर बिहार में दूर दूर से लोग पढ़ाई लिखाई करने आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी वहाँ की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। बट आज के टाइम में बिहार का इतना ज्यादा बुरा हाल है, वो इंडिया की जीडीपी में सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है विद 3.1%। एंड वहाँ की पर कैपिटा इनकम भी लोएस्ट है कंट्री में विद 43,605 रुपीज। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में वो नीचे से चौथे नंबर पर आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो सबसे नीचे है। लिटरेसी रेट में वो सबसे नीचे आता है पूरे इंडिया में, जिसकी वजह से फर्टिलिटी रेट, मतलब एक कपल वहां पर कितने बच्चे पैदा करता है, वो उसका इंडिया में हाईएस्ट है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिहार को जो भी डिफरेंट डेवलपमेंट पैरामीटर्स है उसके बेसिस पे आप उसको तोलोगे तो वो सबसे मल्टी डायमेंशनली पुअर स्टेट में आएगा। जी हाँ, बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, बट मल्टी डायमेंशनली पुअर का मतलब कि बिहार सिर्फ पैसों से ही गरीब नहीं है, बल्कि हेल्थ, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में उसका बुरा हाल ही है। इसलिए आज की डेट में बिहारी शब्द एक रेसिस्ट कमेंट की तरह यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं पंजाब से हूँ, मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप पंजाब में हुआ है। पंजाब में बिहारी लोगों को खेती में काम करने के लिए बुलाया जाता था, बिकॉज पंजाब में लोगों के पास जमीन बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा है। इस वजह से जब वहाँ पे लोग आते हैं काम करने में तो उन्हें बिहारी भैया वर्ड यूज करके बोला जाता था, काइंड ऑफ अ रेसिस्ट कमेंट। एंड करंटली अभी मैं मुंबई में रह रहा हूँ 1 साल से, तो यहाँ पर भी आपको जितने भी ऑटो रिक्शा वाले हैं, फल फ्रूट वाले जो ठेले लगाते हैं, एंड कोई भी लो स्किल वाला आपको काम दिखेगा, वहाँ पर 50% से ज्यादा लोग बिहार के ही होते हैं। अब सोचने वाली बात यही है, और यही आज की इस वीडियो का टॉपिक भी है, कि कैसे बिहार इतना ज्यादा पुअर हो गया, वहाँ की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा कमजोर क्यों है, बिहार अभी भी इतना ज्यादा पिछड़ा हुआ स्टेट क्यों है इंडिया का, एंड क्यों वहां पर इतने ज्यादा फेमस पर्सनैलिटीज हुए, एंड क्यों हमारे दिमाग में बिहार के प्रति एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एक लो इमेज है। सो आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करते हैं कि इवन दो बिहार एक मिनरल रिच स्टेट है, बट क्यों वहां पर अभी भी इतनी ज्यादा गरीबी है। सो मैं अनमोल शर्मा फिललाइट की इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। सो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स ने इंडियन फार्मर्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा हैवीली टैक्स इंपोज करना स्टार्ट कर दिया था। सो बाय 1793 ब्रिटिशर्स ने इंडिया का जो भी लैंड ऑक्यूपाई कर लिया था, उसमें से 19% बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस, ये सब एरियाज में आता था। एंड इन सारे एरियाज में ब्रिटिशर्स ने 10/11 टैक्स इंपोज कर दिया था, यानी रफली 91% टैक्स फार्मर्स के ऊपर। जो भी उनकी इनकम होगी, जो भी वो खेती हार्वेस्टिंग से पैसा कमाएंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे, उसका 91% उन्हें टैक्स देना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और सिर्फ 1/11 हिस्सा यानी 9% ही वो अपने पास खुद रख सकते हैं। अब ये आपको भी पता है कि 1800 के टाइम पे फार्मर्स की इनकम भी नहीं हुआ करती थी। अगर उसमें भी आपको इतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा तो आप उनकी हालत इमेजिन कर सकते हैं। तो अगर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होगी, फ्लड्स आ गए, तब भी खेती को नुकसान होता था, और किसी साल अगर ड्रॉट पड़ गया तब भी खेती को नुकसान होता था। बट फार्मर्स को जो 91% टैक्स है, वो इरिस्पेक्टिव आपकी क्रॉप हो या ना हो, वो उन्हें पे करना ही रहता था। इस वजह से बहुत सारे फार्मर्स जब अगर किसी साल खेती नहीं अच्छी हुई तो वो टैक्स पे ही नहीं कर पाते थे, जिस वजह से धीरे धीरे उन्हें अपनी जमीनें भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को देनी पड़ गई। इस एक्ट की वजह से ही एक एवरेज किसान, एक छोटा किसान जो बिहार का था, उसकी दुर्दशा होनी उस समय से ही स्टार्ट हो गई थी। एंड उस टाइम पे ही रफली 30% लोगों के पास, जो बिहार के फार्मर्स थे, उनके पास ज़मीनें बिल्कुल भी नहीं बची थी, और जो थोड़े बहुत लोगों के पास ज़मीनें बची भी थी वो बहुत ही स्मॉलर क्वांटिटी में थी। इस वजह से बिहार की जो ज़्यादातर लैंड है वो बहुत बड़े ज़मींदार लोगों के पास ही है। एंड जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, इस एक्ट को हटा भी दिया गया, बट जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई एक नया लैंड रिफॉर्म एक्ट बनाने के लिए, वो खुद ही जमींदार थे, उनके पास ही लैंड हुआ करते थे। इसलिए उन्होंने जो भी आगे चल के भी रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज बनाए, वो छोटे किसान के फेवर में कभी भी नहीं थे, वो जो बड़े जमींदार वाले किसान हैं उनको ही फेवर करते थे। इसलिए बिहार में जो भी फार्मर्स थे, जो खेती पर डिपेंडेंट थे, वो कभी भी अमीर नहीं हो पाए, और वो गरीब से गरीब ही होते चले गए। सो लैंड की इतनी ज्यादा छोटी छोटी फ्रेगमेंटेशन जो फार्मर्स की वहाँ पे थी, उसका एक और डिसएडवांटेज बिहार को आगे चलकर फेस करना पड़ा, कि जब भी कोई कंपनी बिहार में इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते थे तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था कि वहां पर, क्योंकि इतनी ज्यादा लैंड की फ्रेगमेंटेशन है,
तो उसे बहुत सारे फार्मर्स को कन्विंस करना होगा लैंड एक्विजिशन के लिए, जो कि मनी वाइज और टाइम वाइज किसी कंपनी के लिए एक बहुत ही हेक्टिक टास्क हो जाता था। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि बिहार में कभी भी कोई बड़ी इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो पाई, बिकॉज वहाँ पर लैंड एक्विजिशन बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। बिकॉज छोटी छोटी लैंड है किसानों के पास और आपको बहुत ज़्यादा बड़ी लैंड चाहिए होती है जब इंडस्ट्री सेटअप करनी होती है, तो लैंड एक्विजिशन बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है बिहार में। सेकेंड पॉइंट, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। मार्च 2017 में जो उस टाइम के इंडिया के प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने बिहार में एक स्टेटमेंट दी थी कि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी की वजह से जो इंडिया के ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पर वेल्थ इनइक्वालिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ी है, जिसका इनडायरेक्टली मतलब ये था कि बिहार में इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो पाई इस पॉलिसी की वजह से, एंड इसलिए वो इतना ज्यादा बैकवर्ड रह गया। सो अगर आपको बचपन की ज्योग्राफी क्लासेस याद हो तो आपको पता होगा कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, स्पेशली बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब मिनरल रिच स्टेट है। यहाँ पर अलग अलग टाइप के बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और वो भी अच्छी क्वांटिटी में। तो गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंस के बाद डर ये था, क्योंकि ये ईस्टर्न स्टेट्स मिनरल रिच स्टेट है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहीं पर सेटअप हो जाएंगी एंड कंट्री के बाकी स्टेट्स में उतनी ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो पाएंगी। बिकॉज किसी भी इंडस्ट्री की अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो जहाँ से उसको रॉ मटेरियल मिलता है वो वहीं पर अपनी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहेगा ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बचा सके। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट 1956 में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लेके आया, जहां पर आप इंडस्ट्री किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में सेटअप कर सकते हैं एंड जो भी रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करेगी, वहां पर आपको सब्सिडी मिल जाएगी। अब इस पॉलिसी की वजह से बाकी स्टेट्स को जरूर फायदा हुआ होगा, बट बिहार और जो भी ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। उनका ये जो कंपेटिटिव एडवांटेज था कि वो मिनरल रिच स्टेट है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनसे छीन लिया एंड काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज कोस्टल एरिया में सेटअप होने लग गई। इसलिए साउथ इंडिया का जो भी ओशन वाला बेल्ट है वो बहुत ही ज्यादा डेवलप है, क्योंकि सारी की सारी इंडस्ट्रीज वहां पर जाके सेटअप होने लग गई। बिकॉज मिनरल से बनाया हुआ बहुत सारा फाइनल प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट भी करना होता था, इसलिए इंडस्ट्रीज ओशंस के किनारे सेटअप होना स्टार्ट होगी, क्योंकि रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर कर रहा है, तो आपको वहां पर सेटअप होना चाहिए जहां से आप एक्सपोर्ट इजीली कर सके। इसलिए वो ईस्टर्न रीजन वाले बेल्ट में, स्पेशली बिहार जैसे एरिया में उतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है जितनी होनी चाहिए थी अगर ये फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ना इम्प्लीमेंट हुई होती तो। इसलिए वहां पर कभी भी इंडस्ट्रीज उतनी ज्यादा सेटअप नहीं हो पाई और एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज थी वो कभी भी बिहार के लोगों को उतनी ज्यादा नहीं मिली। थर्ड पॉइंट, क्लोजिंग ऑफ मिल्स। 1960-70s के टाइम में बिहार इंडिया की टोटल शुगर प्रोडक्शन में 40% कॉन्ट्रीब्यूट करता था, बट आज के डेट में वो सिर्फ 4% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट ड्रॉप कैसे आया? देखिए 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स का रूल था तो उस समय बिहार के लोग इंडिगो की फार्मिंग ज्यादा करते थे, बट क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन्स काफी ज्यादा कम थे तो अंग्रेजों ने बिहार के फार्मर्स को बोलकर शुगर केन की प्रोडक्शन स्टार्ट करवाई। एंड बाय 1877 पहले कहा 5000 हेक्टेयर लैंड पर इंडिगो की फार्मिंग हुआ करती थी, वो कम होके 1500 हेक्टेयर तक आ गए थे। तो मतलब लोगों ने इंडिगो की फार्मिंग छोड़कर शुगर केन की फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे जैसे लोग शुगर केन की प्रोडक्शन और ज्यादा करते गए, बिहार में शुगर केन का जो आउटपुट था, प्रोडक्शन था, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ते गया। एंड बिहार में शुगर केन की प्रोडक्शन का जो आउटपुट था वो 4 टाइम्स तक बढ़ गया था। एंड पहले इंडिया शुगर प्रोड्यूस सिर्फ अपने लिए करता था, बट क्योंकि अब उसके पास इतनी ज्यादा एक्सेस प्रोडक्शन हो गई थी तो वहां पर मिल्स भी सेटअप होने लग गई थी ताकि इस एक्स्ट्रा शुगर प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट भी किया जाए। तो बिहार से बहुत ही ज्यादा शुगर एक्सपोर्ट होना भी स्टार्ट हो गई थी। बट 1937 में कुछ अनएक्सपेक्टेड सी चीज होती है। इंडिया जो शुगर का एक्सपोर्ट कर रहा था काफी सालों से, सडनली उस पे 5 साल का बैन लग गया, जिसकी वजह से इंडिया जो एक्सेस में शुगर प्रोड्यूस कर रहा था उसको वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। एंड डोमेस्टिकली उसके बाद बहुत ही ज्यादा आउटपुट हो गई थी जिसको खरीदने वाला ही कोई नहीं था। इसलिए बिहार में उन कुछ सालों में जो शुगर मिल्स चला रहे थे लोग, उनको बहुत ही ज्यादा लॉसेस होने लगे एंड धीरे धीरे करके वहां पर शुगर मिल्स बंद होते गई। 1977 में इंडिपेंडेंट इंडिया की बिहार गवर्नमेंट ने जो बंद पड़ी मिल्स थी उनको एक्वायर करना स्टार्ट किया इन द होप कि वो उसको रिवाइव कर पाएंगे, बट बिहार गवर्नमेंट से भी कुछ ज्यादा नहीं हुआ। आप ये फैक्ट देखिए कि इंडिपेंडेंस के टाइम बिहार में 35 शुगर मिल्स थी, वो रनिंग थी। आज की डेट में सिर्फ 8 से 10 शुगर मिल्स ही बिहार में चल रही हैं। तो जो इतनी ज़्यादा शुगर मिल्स बंद हुई ओवर द टाइम, इनमें जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते थे और जो भी फार्मर्स इनको अपना शुगर प्रोड्यूस करके देते थे, उनकी बहुत सारी इनकम लाइवलीहुड इस मिल्स के बंद होने के बाद चली गई।
एंड वो लोग डेट ट्रैप में फंसते गए और मे बी उनकी वो इनकम नहीं हो पाई जो अगर ये शुगर मिल्स चल रही होती तो वो जितना पैसा कमा पाते वो आज की डेट में उतना ज़्यादा नहीं कमा पा रहे। एंड बिहार की पॉलिटिक्स में शुगर मिल्स एक बहुत ही बड़ा एजेंडा भी है। तो 2014 में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे उस समय उन्होंने बिहार के लोगों को ये प्रॉमिस किया था कि जो बंद पड़ी शुगर मिल्स हैं हम उनको दोबारा चलवाएंगे। बट बाद में ड्यू डिलीजेंस में पता चला कि इन मिल्स को चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज इनमें जो भी टेक्नोलॉजी और जो भी इक्विपमेंट यूज़ होते थे वो बहुत ही ज़्यादा पुराने थे और फॉल्टी हैं। तो इनको रिवाइव करवाना इम्पॉसिबल है। अगर आपको चलाना भी है तो नई मिल्स खोलनी पड़ेंगी, जो कि अभी तक तो बिहार में नहीं देखने को मिली है। आप सोचें कि जिस स्टेट की इतनी ज़्यादा बुरी हिस्ट्री हो वहाँ पर नई इंडस्ट्रीज कैसे सेटअप होंगी अगर कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, कोई इंसेंटिव नहीं है। इस वजह से वहाँ पर कभी भी इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो पाई और वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग अपने बच्चे की अच्छी परवरिश नहीं कर पाते। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा वीक है बिहार में। उनकी एजुकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनको बहुत ही जल्दी काम पे लगना पड़ जाता है। एंड अगर आप बिना एजुकेशन के काम करने जाएंगे तो आपको लेबर टाइप की जॉब्स ही मिलेंगी। इसलिए बिहार में जो पर कैपिटा इनकम है वो कभी भी बढ़ नहीं पाई ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन। एंड ये सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड ही है। फोर्थ पॉइंट, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। सो ये आप लिस्ट देख सकते हैं, ये बिहार की चीफ मिनिस्टर की लिस्ट है। लास्ट 75 सालों में 40+ CMs वहाँ पर बन चुके हैं। मतलब ऑन एन एवरेज हर 2 साल में वहाँ पर चीफ मिनिस्टर चेंज हो जाता है। बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स तो कुछ महीनों नहीं टिक पाते। वहाँ पर 8 बार प्रेसिडेंट रूल लगाया जा चुका है। एंड सिंस इंडिपेंडेंस सिर्फ 6 CM ऐसे हैं जिन्होंने 4 साल से ज़्यादा तक रूल किया। एंड इस सारी चीज़ों का एक ही रीज़न है, वो है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। बिहार में जो भी इलेक्शंस लड़े जाते हैं, बिहार में अभी तक भी जो भी इलेक्शन लड़े जाते हैं उसका एजेंडा डेवलपमेंट कभी भी नहीं होता। अभी भी वहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो जात पात, कम्युनलिज्म, रिलीजन, इन सब के बेसिस पर लड़ी जाती है। वहाँ पर जो भी इलेक्शन लड़ने कैंडिडेट आते हैं उनकी हिस्ट्री भी बहुत ही ज़्यादा हमेशा ख़राब सी रही है। वो सारे पॉलिटिशियंस बाहुबली नेचर के हैं और उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, उनके ऊपर रेप के चार्जेस हैं, बहुत ही ज़्यादा क्राइम के चार्जेस हैं, मर्डर्स के चार्जेस होते हैं वहाँ के जो भी पॉलिटिशियंस आते हैं इलेक्शन में लड़ने। एंड इन 75 सालों में बिहार ने एक अच्छा लीडर भी मिस किया है। बिहार से कभी भी कोई एक अच्छा लीडर नहीं निकल के आया जो कि डेवलपमेंट की ओर फोकस करे रेदर देन कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। लालू प्रसाद यादव जो बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उनके ऊपर करप्शन के बहुत सारे चार्जेस लगे हैं और वो जेल जाकर भी आए हैं। एक टाइम पर उनकी पार्टी का ये स्लोगन था, विकास नहीं सम्मान चाहिए। विकास यानी डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, जो कि इनडायरेक्टली उस कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को ही रिफ्लेक्ट कर रही है। एंड आप सरप्राइज होंगे कि इसी इलेक्शन एजेंडा के बाद और इस स्लोगन के बाद ही लालू प्रसाद यादव चीफ मिनिस्टर भी बन जाते हैं, वो इलेक्शन जीत जाते हैं। सो वहाँ की पॉलिटिक्स में ये मैटर ही नहीं करता आप कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप क्या डेवलपमेंट की ओर फोकस कर रहे हैं, नहीं, आपका कास्ट क्या है ये मैटर करता है। एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। सो वहाँ की पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस के लिए मैटर नहीं करता कि वो कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या उनका डेवलपमेंट के प्रति क्या विजन है, ये ज़्यादा मैटर करता है कि उनका कास्ट क्या है और वो क्या उस कास्ट के लोगों को अपनी तरफ खींच पाते हैं या नहीं। एंड ये सारी चीज़ें इसलिए एग्जिस्ट करते हैं आज भी बिकॉज वहाँ पर एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा कम है। फिफ्थ पॉइंट, द एजुकेशन माफिया। तो आप ऐसी स्टेट का क्या ही फ्यूचर इमेजिन कर सकते हैं जहाँ पे 16-17 साल की जो एज ग्रुप वाले लड़के लड़कियां हैं उनमें से सिर्फ 33% बच्चे ही स्कूल जाते हो। एंड उन 33% में से आधे बच्चे ही आगे हायर एजुकेशन भी परस्यू करते हैं। बिहार में हर साल 1.25 लाख बच्चे विदाउट प्रॉपर एजुकेशन जॉब मार्केट में उतर जाते हैं। हर 1 लाख स्टूडेंट्स पर वहाँ पर सिर्फ 7 कॉलेजेस हैं। एंड वो 7 कॉलेजेस की क्वालिटी भी बहुत ही खराब है। वहाँ पर जो 70% बच्चे हैं वो क्लास 1 से क्लास 10th के बीच में ही ड्रॉप आउट कर जाते हैं। सो इस लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से ही वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा होती है एंड लोगों को दूसरे स्टेट्स में माइग्रेट करना पड़ता है। एंड एक और फैक्ट ये है कि इसी वजह से वहाँ पर फर्टिलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा है। मतलब वहाँ के जो कपल्स होते हैं वो ऑन एन एवरेज एक कपल 3 बच्चे पैदा करता है, जो कि इंडिया में हाईएस्ट है। एंड आप खुद सोच सकते हैं कि आज के इस महंगाई वाले दौर में 3 बच्चों को पैदा करना कितना ज़्यादा मुश्किल है, जिस वजह से वो कभी भी पॉवर्टी ट्रैप से ऊपर उठ ही नहीं पाते। वहाँ के स्कूल कॉलेजेस का इतना ज़्यादा बुरा हाल है कि बेसिक इंफ्रा तक नहीं है और जो भी टीचर्स वहाँ पढ़ाने आते हैं उनको खुद को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होती। तो उसकी स्पेलिंग बता सकती हैं? वेडनेसडे WENDAY, सैटरडे STATR, थर्सडे THIR। एंड बिहार के एजुकेशन सिस्टम में कुछ वीडियोस और वायरल हुई हैं, शायद आपने ज़रूर देखी होगी कि वहाँ के जो क्लास 10th और 12th के जो टॉपर्स हैं
उनसे जब इंटरव्यू लिया गया, जब वो टॉप कर गए, तो उन्हें अपने बेसिक सब्जेक्ट्स के नाम तक नहीं पता थे, बट वो स्टिल क्लास 10th और 12th में स्टेट टॉपर्स थे। तो कितना ज़्यादा वहाँ पर करप्शन है आप ये इमेजिन कर सकते हैं। भले किसी टाइम पर वहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस हुआ करते थे, जहाँ पे वर्ल्ड से वहाँ पे लोग पढ़ाई करने आते थे, बट आज की डेट में बिहार में बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स वो चीटिंग के बेसिस पर ही पास होते हैं। आपने ऐसी भी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पर बच्चे 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स में है उसमें अपने एग्जाम शीट के अंदर 500, 1000, 2000 रुपये के नोट रख देते हैं, ताकि जो भी एग्जामिनर वो चेक करे उसको वो एक तरह से घूस दे रहे हैं और वो उन्हें पास कर दे उस एग्जाम में। एंड वहाँ के स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ पर टीचर्स भी स्कूल में नहीं आते तो बच्चे क्या आएंगे। ऑन एन एवरेज एक बच्चे का बिहार में 40% ही सिर्फ अटेंडेंस है, मतलब 100 डेज में से वो सिर्फ 40 दिन स्कूल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक पुअर नंबर है। एंड बिहार के जो अनएजुकेटेड पेरेंट्स हैं उन्हें ये लगता है कि बच्चा अगर स्कूल जाके भी कुछ नहीं कर पा रहा तो इससे बेटर है कि इसको जॉब लगवा देते हैं, इसलिए वहाँ पर चाइल्ड लेबर भी बहुत ज़्यादा है। बिहार में आज की डेट में 1 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे चाइल्ड लेबर करते हैं, जिनकी उम्र पढ़ने लिखने की है वो आज वहाँ पर काम करते हैं। लास्ट 6th पॉइंट, सेपरेशन ऑफ झारखंड फ्रॉम बिहार। सो ये स्टोरी आपको भी पता होगी कि MS धोनी का जन्म बिहार में हुआ था, बट क्योंकि बिहार उनके बर्थ के बाद सेपरेट हो जाता है और झारखंड एक नया स्टेट बन जाता है, तो उनका जो होम टाउन है वो झारखंड में आता है, रांची। इसलिए आज रांची बहुत फेमस है धोनी के नाम से कि धोनी झारखंड से हैं, बट पहले वो बिहार में ही उनका बॉर्न हुआ था। सो ईयर 2000 में झारखंड बिहार से अलग हो गया था और एक नया स्टेट बन गया था, थैंक्स टू लालू प्रसाद यादव एंड कांग्रेस गवर्नमेंट। बट इस बंटवारे से बिहार को फायदा नहीं हुआ, बल्कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, बिकॉज जो भी झारखंड वाला रीजन सेपरेट हुआ वहीं पर ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते थे। तो बिहार एक टाइम पर कंट्री का 40% जो मिनरल्स था वो ओन करता था, बट झारखंड के सेपरेट होने के बाद जो 40% मिनरल्स है वो सारे झारखंड में ही चले गए। एंड आज की डेट में बिहार इंडिया का सिर्फ 1% जो मिनरल्स है वो ओन करता है। सो इस सेपरेशन से पहले जो भी इंडस्ट्रीज, स्पेशली टाटास की भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी वहाँ पे, जो पहले बिहार में हुआ करते थे वो अब झारखंड में ट्रांसफर हो गए। एंड जिस स्टेट में पहले ही एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज कम थे, इस सेपरेशन के बाद सारी अपॉर्चुनिटीज झारखंड में ही चली गई। इसलिए आज बिहार की पूरे इंडिया में एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इमेज है। बाकी इंडिया में लोग आज भी बिहारी वर्ड, भैया वर्ड यूज करते हैं उनको एक रेसिस्ट रिमार्क देने के लिए। सो इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि यूपी बिहार के लोगों को पंजाब की पॉलिटिशियन जो है वो कैसे डिसरिस्पेक्ट वर्ड से बोल रहे हैं, एंड प्रियंका गांधी भी उनका सपोर्ट कर रही हैं। एंड क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो बिहार के जो ज़्यादातर अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं वो IAS PCS की ही तैयारी करते हैं, बिकॉज उनके पास ऑप्शन ही वही लिमिटेड ऑप्शन है। एंड क्योंकि इनमें सक्सेस रेट इतना कम है और सालों लग जाते हैं IAS निकालने के लिए, सो बिहार में ज़्यादातर बच्चे अभी भी अनएम्प्लॉयड ही रह जाते हैं। बहुत ही कुछ बच्चे IAS PCS और ऐसे इलाइट एग्जाम्स क्रैक कर पाते हैं, जिसकी वजह से बिहार का जो होलसम डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता। सो ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको दैनिक भास्कर के इस आर्टिकल के साथ छोड़ जाता हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लड़कों को नौकरी और उनकी कास्ट के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया जा रहा है। सो वहाँ पर जो दहेज के रेट्स हैं वो फिक्स हैं आपकी नौकरी और आपकी कास्ट के अकॉर्डिंग। सो ये तो हालत है अभी बिहार की। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके क्या व्यूज़ हैं और बिहार इस चीज़ से कैसे ओवरकम कर सकता है, अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट करें। एंड ये वीडियोस बिहार के लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, शायद उनको अपनी हिस्ट्री के बारे में उतना नहीं पता होगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।